स्टार्ट व्हिडिओ. आपोआप व्हिडिओ चालू होईल. तो आहे स्टार्टिंग रेकॉर्ड होती. रेंज मध्ये जाणं, रेंज पाहिजे नाही तर ते देतो. नाही अहो आपल्या पोराचं काही काम लागलंच नाही ना मग. ये एप्पल को निकालो सर. कौन है? क्या माहिती कौन है भाई? कौन है भाई? एप्पल नाम रखा है सर. निकाल दो. मुझे निकाल दिया था ना उस दिन. निकाल दो. हाँ. और ये डॉट ये- वाले को भी निकाल दो. हाँ, ये डॉट को भी निकालो. सबके नाम बता दो. रुको. डॉट और ये एप्पल, फ्यूरियस को भी निकाल डालो. फ्यूरियस. अच्छा, ये जो लड़का उसका तो फोटो वीडियो भी ऑन था. डू यू नो हिम? No, नो सर. नो सर. he is not probably in Gravity Academy. No, sir. फाइन अंडरस्टूड. उसका मुंह अलग ही था इंग्लिश थोड़ा. कुठून उधार घेतली? काय काय? फाइन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? फाइन. Good morning. Sir. Good morning. चलो. So we will primarily be starting with the discussion and then we'll start coordination compounds. ठीक है? ओके. चलो ठीक है. फाइन. So क्या होमवर्क था? कहाँ से कहाँ तक जरा एक बार बताना. एमटी जहां तक होगा. एमटी के डेट्स बताए गए आप लोगों को? चैट बॉक्स में जवाब दो. एमटी के डेट्स बताए गए हैं क्या? 12 जुलाई. एक सेकंड. तो अभी क्या जून चल रहा है. हाँ, तो मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तक कोशिश करेंगे करने का. ठीक है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तक रहेगा प्रोबेबली. फाइन. 18 जुलाई तो 100. अच्छा ठीक है. 116 से 125 में कोई डाउट है? लेवल 1. हंड्रेड एंड 20. ओके ठीक है. 120. In diamond, carbon occupies FCC lattice points as well as alternate tetrahedral bonds. The edge length is 356. देखो हमने क्या पढ़ा था. डायमंड में क्या होता है? डायमंड में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. तो ये वाली लेंथ यदि, और यहाँ पे डायमंड होता है, यहाँ पे डायमंड होता है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा. तो ये वाली जो लेंथ है, दिस इज √3/4a. तो जो √3/4a है, दिस इज 2r. तो यही हो जाएगा ना डायमीटर. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? आप लोग बताइए, आपको 120 में ये वाली बात समझ में आ रही है? ये यदि बॉडी डायगोनल है, इफ दिस इज योर बॉडी डायगोनल, ये तो हम रिजोल्यूशन पढ़ चुके हैं. तो इसमें √3/4a जो है, दैट इज 2r. सो दैट इज डायमीटर. यू हैव बीन गिवन. तो ये 2r डायमीटर है. तो डायमीटर इज √3/4a. तो अब a दिया है, d निकल जाएगा क्या? अर्पिता, इज दैट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट बताइए. 121. ठीक है, 121 देखते हैं. 116 कौन पूछ रहा है? सुजल. ठीक है, 116 पहले करते हैं. विल मूव इन अ सीक्वेंस. देखो तुमने AgCl क्रिस्टल को, AgCl का डोपिंग कराया है. AgCl इज डोप्ड विथ CdCl2. AgCl का डोपिंग कराया CdCl2 के साथ. तो अब क्या होगा, एक Cd2+ जो है वो फेंकेगा, ये जब अंदर आएगा तो 2 Ag+ बाहर जाएगा, राइट. तो एक जगह पे खुद रहेगा. तो वन साइड will be occupied by Cd2+ and there will be one vacancy. Is that clear? एक साइड Cd2+ ऑक्यूपाई करेगा और एक साइड खाली रहेगा, राइट. There will be one vacancy.
एवरीवन, इज दैट क्लियर? हाँ या ना कुछ बोलो यार। सुजल, तुमने सवाल पूछा है, से यस और नो, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। तो अब बताओ यहाँ क्या हो रहा है। इफ यू लुक एट द ऑप्शंस जो कि हमारे पास हैं, शॉर्टकट इफेक्ट तो होगा नहीं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? से यस और नो। ओके फाइन। वेदांत, तुम्हें क्या 116 रिपीट करना है? 116 में AgCl इज डोप्ड विद CdCl2, तो एक Cd2 प्लस इन होगा तो दो Ag2 प्लस आउट होगा, तो एक जगह पे Cd2 प्लस खुद रहेगा एंड इट विल जनरेट वन कैटायनिक वैकेंसी। इज दैट क्लियर? तो अब एक कैटायनिक वैकेंसी जनरेट हो रहा है, तो फ्रैंकल शॉर्टकट इफेक्ट या एक्स सेंटर थोड़ी बनेगा, यहाँ पे सीधा सा मिलेगा तुम्हें सब्स्टिट्यूशनल कैटायनिक वैकेंसी। यहाँ पे तुम्हें सीधा मिलेगा सब्स्टिट्यूशनल कैटायनिक वैकेंसी। ठीक है सुजल, इज दैट क्लियर नाउ? सुजल प्लीज रिस्पॉन्ड, इज दैट क्लियर? अरे यार जवाब नहीं देता। ठीक है फिर नेक्स्ट 119 करते हैं डिस्कस पे। 119, तो देखो क्वेश्चन 119 में क्या दिया है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। स्टोइशियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू शॉर्टकट इफेक्ट। ये सही है क्या? आवाज नहीं आ रही है तनेश, देखो आवाज। कैन यू एवरीबॉडी, कैन यू हियर मी? ठीक है, सो प्लीज चेक इंटरनेट कनेक्शन एट योर एंड। ऑप्शन ए है 119 में, द स्टोइशियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स अनअफेक्टेड ड्यू टू शॉर्टकट इफेक्ट। ये तो सही बात है, अनअफेक्टेड ही रहता है। तो पूछा है इनकरेक्ट क्या है, तो ये तो करेक्ट है ना। तो अब ये तो आंसर नहीं होगा, बिकॉज दे आर आस्किंग कि विच इज इनकरेक्ट, तो जो इनकरेक्ट है वो सही है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट था। नाउ ऑप्शन इसके बाद आते हैं बी पे। फ्रैंकल डिफेक्ट इज यूजुअली शोन बाय आयनिक कंपाउंड्स हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो ये हमने पढ़ा था कि फ्रैंकल डिफेक्ट लो कोऑर्डिनेशन नंबर में होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो पूछा है कि क्या इनकरेक्ट है, तो ये भी सही नहीं है ना। ऑप्शन सी, एफ सेंटर जनरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर इम्पार्टिंग कलर टू क्रिस्टल, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पूछा है कौन सा गलत है। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल ऑलवेज इंक्रीजेस ड्यू टू सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जरूरी नहीं है ना, ये इनकरेक्ट है। समझ में आया? अरे डेंसिटी हमेशा थोड़ी बढ़ेगा। जैसे मान लो, समझने की कोशिश करो, CS प्लस को रिप्लेस कर दिया Mg2 प्लस, तो ये भारी आयन को रिप्लेस किया, हेवी आयन को रिप्लेस किया। हेवी आयन इज रिप्लेस्ड बाय अ लाइट आयन, यानी हल्का आयन जो है वो हेवी आयन को रिप्लेस कर दिया। हेवी आयन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय लाइट आयन। तो अब बताओ यहाँ डेंसिटी बढ़ेगा या कम हो जाएगा? अब तो डेंसिटी कम हो सकता है ना, तो ऑलवेज इंक्रीज जरूरी नहीं है। डेंसिटी यहाँ पर तो इस केस में डेंसिटी कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब मान लो लाइट आयन के रिप्लेसमेंट में आया हेवी आयन, लाइट आयन के रिप्लेसमेंट में आया हेवी आयन, तो यहाँ डेंसिटी बढ़ेगा। तो डेंसिटी ऑलवेज बढ़ेगा, ये बात सही है क्या? अरे ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थे, लेकिन पूछा ये है कि इनकरेक्ट क्या है, तो ऑप्शन डी वाली बात इनकरेक्ट है, तो वही अपना आंसर है। एवरीवन, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो 119 में किसी को डाउट है? ठीक है, तो नेक्स्ट बताइए। 125, 125 नहीं, 121 भी किसी ने बोला है। ठीक है ठीक है, 121 पहले पढ़ते हैं हम लोग। देखो 121 में क्या लिखा हुआ है। 121 में ये लिखा है कि when NaCl is doped, when NaCl is doped with 10 raised to 5 -5 mole % SrCl2, तो आपको करना क्या है, what is the number of cationic vacancies। ठीक,
व्हाट इज द नंबर ऑफ cationic वैकेंसीज। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है। 121 में देखो 10 की पावर -5 मोल परसेंट है, मोल परसेंट ऑफ SrCl2। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या हुआ? अरे जैसे 10% फ्रैक्शन में क्या होता है, 0.1 होता है ना, 50% 0.5 होता है। तो 10 की पावर -5 मोल परसेंट क्या आएगा, 10 की पावर -7 आएगा। इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना बोलो। 10 की पावर -5% क्या आएगा, 10 की पावर -7 आएगा। इज दैट क्लियर? तो अब देखो क्या है, तुम्हारे पास एक मोल में 10 की पावर -7 मोल SrCl2 आ गया। ठीक है, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब एक Sr2+ अंदर आएगा तो 2 Na+ बाहर जाएगा, राइट? एंड दिस विल रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ 1 वैकेंसी, बिकॉज एक जगह पे तो Sr2+ रहेगा ना। ये समझ में आया या नहीं आया? से यस और नो। ठीक है, गुड। अब देखो तो हमारे पास 10 की पावर -7 मोल से कितनी वैकेंसीज जनरेट होंगी? 10 की पावर -7 मोल वैकेंसीज जनरेट होंगी। आर वी क्लियर? तो अब देखो 10 की पावर -7 मोल है, तो इसको हम Na से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 10 की पावर -7 इंटू Na। तो आंसर क्या बना बताओ? आंसर क्या बना? बी बना। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो इट इज 10 raised to power -7 into Na, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए 121 के बाद क्या करना है? 125, ये तो याद करना है। देखो Fe3O4 हमने पढ़ा था, क्या होता है बताओ? 123। अरे ये तो करवाया था ना सुजल। Na से मल्टीप्लाई करना है, नहीं एक यूनिट सेल में नहीं, मोल के लिए। जैसे एक मोल कितना एटम हुआ है Na, तो 10 की पावर -7 मोल कितना हुआ, 10 की पावर -7 Na, इसलिए हमने किया मल्टीप्लाई। ठीक है, ये लो स्क्रॉल अप कर दिया मैंने। 123 अभी तक बताया नहीं है, रुक जाओ। डन हो गया। So let us now come down to 123. Okay, a certain composition of cuprous sulfide has the composition Cu1.8S। एक cuprous sulfide का तुम्हारे पास सैंपल है 117। नो आई डिडंट डिस्कस 117। ठीक है, मैं कर दूंगा इसके बाद 117 डिस्कस। देखो Cu2+, दिस इज Cu1.8S है ना। तो अब बोला गया है कि Cu2+ कितना है, तो देखो इसमें Cu+ भी होगा और Cu2+ भी होगा। ठीक है, तो अब ये मान लो x है, तो ये कितना होगा, 1.8 - x होगा। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, 2 यूनिट्स होगा ना। तो 2x + 1.8 - x is 2। So 1.8 + x is 2। So what is x? x is 0.2। तो परसेंटेज ऑफ Cu2+ क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ Cu2+ आएगा 0.8 अपॉन 0.2 इंटू 1.8, ये आएगा 100/9। ठीक है, समझ में आया? अरे पूछ रहे हैं बच्चे, तुझे बताना पड़ेगा ना। समझ में आया नहीं आया? अरे किसने पूछा था ये? ओवरऑल चार्ज 2 कैसे? चेतन देखो यहाँ पे सल्फर -2 लेके बैठा है, तो इसके ऊपर भी तो चार्ज +2 होना चाहिए ना। सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है। चेतन ये बात समझ में आ रही है? सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो ये 11.11% है तुम्हारा आंसर। 117 पे आ जाते हैं, किसी बच्चे ने पूछा था 117।
117. NaCl showed Schottky defect and AgCl Frenkel defect. The electrical conductivity is due to. देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आयन के केस में जैसे NaCl को पानी में डालोगे तो क्यों कंडक्ट करता है? इट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, राइट? इज दैट क्लियर? अरे NaCl को पानी में डालोगे तो व्हाई विल इट कंडक्ट? इट इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस. तो अभिलाषा इसमें तुमको क्या दिक्कत है? इट इज ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस एंड नॉट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अभिलाषा, इज दैट क्लियर? सॉलिड स्टेट है, अरे देखो सॉलिड स्टेट इसमें तो लिखा नहीं है, बट सॉलिड स्टेट में भी गर्म करोगे तो थर्मल कंडक्ट, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब भी होगा तो NaCl सॉलिड स्टेट में कंडक्ट कहां करता है? NaCl सॉलिड स्टेट में थोड़ी कंडक्ट करता है. कंडक्ट तो तभी करेगा ना जब मोबाइल होगा, मेल्ट हो जाएगा या फिर पानी में जाएगा. तो इट इज ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस. हाँ, अब बताइए क्या था, किसी का क्या था? और कुछ है? 125. अच्छा 125 बताओ. Fe3O4 क्या होता है? फेरी मैग्नेटिक होता है, ठीक है? तो फेरी मैग्नेटिक किसको बोलते हैं बताओ? फेरी मैग्नेटिक उसको बोलते हैं जिसके डोमेन्स अनइक्वल हो नंबर में, यही ना? तो अब इसको हीट करोगे तो क्या होगा? ये डोमेन अलग हो जाएंगे, ये सारे डोमेन अलग हो जाएंगे, तो ये पैरामैग्नेटिक बन जाएगा. ठीक है, पैरामैग्नेटिक बनेगा. क्योंकि देखो यहाँ डोमेन का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है तभी एक मैग्नेटिक डोमेन बना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है तभी एक मैग्नेटिक डोमेन बना, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है. तो हीट करोगे तो क्या होगा? ये अलग हो जाएंगे. तो अनपेयर्ड था तो पैरामैग्नेटिक रहेगा ना, तो फिर पैरामैग्नेटिक बन जाएगा. क्या कुछ और आंसर है? नहीं, वही तो है. ठीक है, एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? 125 क्लियर है? ठीक है. अब लेवल 2 में कहां से कहां तक दिया था? लेवल 2 में मेरे ख्याल से आप लोग को दिया है 12 से. लेवल 2 में 12 से ही दिया ना? 12 से 32 दिया ना, मतलब पूरा ही दे दिया तुम लोगों. ठीक है, लेवल 2 किया है तुमने? कायदे से बताओ, सच सच बताओ, सबने लेवल 2 किया है? ठीक है, चलिए. कुछ लोग ईमानदार भी है, सच बोल रहे हैं. ठीक है, चलो, ज्यादातर लोग झूठी बोल रहे हैं. ठीक है, ओके, ठीक है. चलो फिर नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट इसमें क्या है? कहां से दिया? 12 से 32 क्वेश्चन. लेवल 2 स्टार्ट करो. बताओ 12 से 15 तक. 12 से 15 तक. ओके, स्टार्टिंग मतलब 12, 13, 14 सब तो आ ही गया मेरे पास, मतलब पूरा मैं ही सॉल्व करूंगा. The density of crystal pure substance A whose atoms in a cubic closed arrangement is 1 gram per centimeter cube. देखो cubic closed arrangement मतलब क्या हुआ बताओ? FCC हुआ ना? If tetrahedral voids are occupied by B atom, where D is the density of resulting solid in gram. तो क्या करना है हमें? एक मिनट. Density of pure substance A whose atoms are in cubic closed is 1 gram. If all the tetrahedral voids are occupied by B, then what is the density of resulting solid in gram per atom? ठीक है, तो देखो CCP है केस 1. पहले आपको क्या दिया हुआ है? CCP अरेंजमेंट दिया हुआ है. डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, और Z होता है 4. Z इस केस में 4 होगा ना, तो पहले हम डेंसिटी निकाल देते हैं केस 1 में. तो Z है m अपॉन a क्यूब इंटू Na, ये आ जाएगा D1. ठीक है ना? अब यहाँ पे A आइटम दिया है, तो मास 125. बताओ फिर से. अरे नेट एक्चुअली नमन एक काम करना ना, ये वीडियो तो आ जाता है, उसको देख लेना यार, क्योंकि नेट बहुत लोग का जाता है. यदि इस तरह से मैं रिपीट करता रहूं तो यार तो चलता ही जाएगा, खत्म ही नहीं होगा मेरा कभी. 125 देखो क्या है, ये पैरामैग्नेटिक है ना, इसको मतलब डोमेन्स होते हैं ना जिसमें अनइक्वल इलेक्ट्रॉन है. ये अनइक्वल इलेक्ट्रॉन्स वाले मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला एक मैग्नेटिक मोमेंट को बोलते हैं डोमेन, मैग्नेटिक रीजन.
तो हीट करोगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे, तो सब अनपेयर्ड थे ही, तो पैरामैग्नेटिक ही रहेंगे ना। ठीक है, क्लियर हुआ? बेसिकली यही है, ये जो डोमेन्स होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले रीजन्स होते हैं, एक डायरेक्शन में आ जाते हैं तो फेरोमैग्नेटिक बन जाता है, फेरीमैग्नेटिक में अनइक्वल होते हैं। हीट करोगे सब अलग हो जाएंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले पैरामैग्नेटिक रह जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो यहाँ पे D1 हो गया हमारा Ma, अब D2 यानी दूसरे केस में क्या लिखा है इसने, टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर लिया बी ने। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर लिया, ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय बी एटम। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, D2Z हो जाएगा 8, क्योंकि 4 और 4 8, ये आया MB। ठीक है, तो अब आएगा ये Na इंटू A3। तो अब हमें क्या दिया है, ये दिया है 1, और पूछा जा रहा है, एक मिनट, हाँ, और पूछा क्या जा रहा है, डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड पूछा जा रहा है। अरे डायामैग्नेटिक किसको बोलते हैं तुम्हें नहीं पता है? डायामैग्नेटिक उसको बोलते हैं जिसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं। ठीक है, Ma दिया हुआ है 30, MB दिया हुआ है कितना, 50। तो अब लगाओ, रेशियो निकालो, D1 by D2 कितना आएगा, ये आएगा 4/8 इंटू, जस्ट मिनट है ना, इंटू Ma/MB। तो ये क्या आ जाता है, लेट अस सी। D1 दिया है तुम्हें कितना, D1 दिया है 1, D2 निकालना है, दिस इज 1/2 एंड Ma इज 30/50, तो ये आ गया 3/5। सो 1/D2 इज 1/2 इंटू 3/5 यानी कि 3/10। तो D2 आया 10/3, 3.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डाउट है किसमें किसी को? डेरिवेटिव क्लियर है? 12 क्लास में NaCl का कराया था, वैसे कर सकते हैं ना, M इज इक्वल टू Ma प्लस 2MB। नहीं, एक्चुअली ये NaCl है नहीं, यहाँ प्योर है और प्योर भी लिखा है, पीछे आंसर अलग दिया, 10/3 नहीं है। अच्छा, पूछा क्या है? ओके, व्हाट इज द ओके, ठीक है। अरे सी, एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है, डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड। तो एक्चुअली सॉलिड में A भी है और B भी है, तो सिर्फ A होता तो हमारा 1 है और सिर्फ B होता तो 3.33 है। तो A और B दोनों के लिए पूछा है, तो इट इज 1 + 3.33, ये 4.33 आ जाएगा। और सौरभ कर सकते हो तुम, Ma + 2MB भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कर सकते हो, यू कैन डू दैट, नो इश्यूज, you can directly take Ma + 2MB, you can do that। ठीक है, तुम मोलर मास को Ma + 2MB ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें Z का पंगा आएगा कि Z तुम क्या लोगे। Z वैसे 8 ले लेना, देखना पड़ेगा तुम्हें, 4 देखना पड़ेगा तो सही आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, देख ये डिस्कस करके हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन में तुम लोग सारे क्वेश्चन पूछोगे तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा स्टार्ट, कुछ पूछोगे और तो चल हो जाएगा स्टार्ट। देखो क्वेश्चन 12 में मैं फिर से समझा देता हूं। देखो केस क्या है, तुम्हारे पास CCP अरेंजमेंट है जिसमें 4 एटम्स हैं, राइट। तो डेंसिटी आ गया 4 × M/A³ Na। हमने दूसरा क्रिस्टल मान लिया जिसमें 8 एटम्स हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स में,
ठीक है, दूसरा हमने क्रिस्टल मान लिया जिसमें 8 एटम्स हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स में। तो अब जो D2 आया हुआ है 8 इंटू MP अपॉन A क्यूब इंटू Na, तो हमने रेशियो निकाला दो अलग अलग क्रिस्टल का। D1 यानी पहले क्रिस्टल में क्या है, पहले क्रिस्टल में सिर्फ और सिर्फ लैटिस साइड्स पे एटम है, और दूसरा क्रिस्टल में हमने क्या माना है, यहाँ पे हमने क्या माना है, यहाँ माना है सिर्फ लैटिस साइड्स पे है, और यहाँ माना है सिर्फ और सिर्फ टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे है। तो हमने दो अलग अलग क्रिस्टल मान लिए। ठीक है, तो हमने निकाला तो दूसरे वाला क्रिस्टल का रेशियो आया 3.33। उन्होंने क्या पूछा है कि ऐसा क्रिस्टल का निकालो जिसमें A और B दोनों है, तो हम दोनों को ऐड कर दिए। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तुम मोलर मास ही ले लो, ऐसा मोलर मास ले लो Ma प्लस 2mb। हाँ, तो तुम Ma प्लस 2mb को 1 बना रहे हो तो तुमको Z लेना पड़ेगा 4। ठीक है, NaCl जैसा ले सकते हो, CF2 जैसा ले सकते हो। ठीक है, हाँ आ जाएगा सौरभ, आ जाएगा, ठीक है कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि तुम ऐसा लेके कर लो। इज दैट क्लियर? दूसरा तरीका ये है कि तुम मोलर मास को Ma प्लस 2mb ले लो और Z को 4 ले लो, तो वैसे भी आएगा, फिर से रेशियो ले लो। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? प्लीज रिस्पॉन्ड इन यस और नो। ये 12 समझ में आया या नहीं आया? बोलो जिसको बोलना है, उमंग बोलो जो बोलना है। बाप रे बाप, ये क्या नाटक। स्क्रोल अप। डन हो गया लिखने का काम? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, 12 के बाद क्या, 12 के बाद नेक्स्ट 12 के बाद 18। ओके, 18 से अच्छा 12 से 15 तक और कुछ नहीं है ना? 12 से 15 तक और कुछ नहीं है? 14 कोई बोल रहा है? 14 ठीक है। 14 देखते हैं। हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ क्रिस्टल AB? मोलर मास ऑफ AB जो है, देखो फॉर्मूला मास दिया है, यानी मोलर मास इसका क्या है 40, और गिवन मास क्या है, गिवन मास है आपका 5 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB कितने हो गए बताओ? ये आएगा 5/40 यानी 1/8, करेक्ट। तो अब एक यूनिट सेल जो है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, NaCl स्ट्रक्चर इज रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक यूनिट सेल में 4 AB होते हैं फॉर्मूला यूनिट्स। तो एक फॉर्मूला यूनिट 1/4 यूनिट सेल में होगा। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1/8, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे Na/8। नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होगा Na/8। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? यस और नो? अब एक यूनिट सेल में एक एक फॉर्मूला यूनिट से 1/4 बनता है, तो Na/8 से कितना बनेगा, Na/8 इंटू 1/4, so that is Na/32 यूनिट सेल्स। ठीक है, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। किसी को डाउट है इसमें? देखो यदि मैं फिर से समझाऊं तुम्हें, तो मोलर मास 40 दिया है और गिवन मास 5 दिया है, तो मोल्स कितने हो गए, मोल्स 1/8 हुए। ये समझ में आया? प्लीज से यस और नो। कथन तुम्हें इतना समझ में आया नहीं आया? N/40 कहां से होगा, गलत है वो, गलत है, फिर वो कुछ अलग अलग वैल्यू ले लिया होगा, हो ही नहीं सकता। इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो हम मिस कर रहे हैं बोल दें, ऐसा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी तो नहीं है, ये सीधा सा है। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB 1/8 है, यहां तक किसी को डाउट है? अरे हाँ या ना बोलो यार। तो एक यूनिट सेल NaCl में 4 AB होता है ना,
तो एक जो ए बी होगा वो कितने यूनिट सेल से आएगा? 1/4 से आएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं अपने पास? नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी, या फिर नंबर ऑफ ए बी यूनिट्स बोल दे सीधा, नंबर ऑफ ए बी यूनिट्स Na/8 है, ये समझ में आया? और एक ए बी से 1/4 यूनिट सेल होता है, तो Na/8 से कितना यूनिट सेल होगा? 1/4 इंटू Na/8 यानी Na/32। ये समझ में आया या नहीं आया? Everybody, is that clear? So answer is Na/32 unit cells. किसी को डाउट है इसमें अभी भी? Is that clear? Say yes or no. ठीक है, नेक्स्ट बताइए। 15 हो गया। अच्छा, 15 से 20 तक। 15 से 20, ओके 18 देखते हैं। अरे ये तो आसान है। KCl crystallizes in same type of lattice as does NaCl। पीछे आंसर अलग दिया है, ठीक है देखते हैं फिर। क्वेश्चन है KCl crystallizes in the same type of lattice as NaCl। अब यहाँ पे Na+ और Cl- का रेडियस रेशियो दिया हुआ है आपको, ये 0.5 है, और K+ और Na+ अपॉन K+ का जो रेडियस रेशियो है वो 0.7 दिया है। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ साइड ऑफ, ओके ठीक है ठीक है। तो तुमसे ये बोला जा रहा है, देखो यहाँ पर क्या होता है, RC + RA इज A/2, राइट? तो यदि हम A KCl की बात करें तो A KCl क्या आएगा? 2 टाइम्स R K+ + R Cl-, और A NaCl क्या आएगा? 2 टाइम्स R Na+ + R Cl-। तो इनका रेशियो जब हम लेंगे A KCl अपॉन A NaCl, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है? R K+ + R Cl- अपॉन R Na+ + R Cl-। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? हमें ये वैल्यू निकालनी है। एवरीबॉडी प्लीज से यस और नो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, समझने में कोई समस्या है? ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया है। हमें क्या दिया है कि R Na+ अपॉन R Cl-। तो हमें रेशियो बनाना पड़ेगा, और क्या? R Na+ अपॉन R Cl- दिया है हमें कितना? 0.5। तो R Na+ इज इक्वल टू 0.5 R Cl-। R Na+ इज इक्वल टू 0.5 Cl-। R K+ अपॉन R Cl-, अच्छा R K+ अपॉन R Na+ दिया, ठीक है। R K+ इज इक्वल टू 0.7 टाइम्स R Na+ है, एक सेकंड गलत लिख दिया ये। R Na+ is 0.7 times R K+, ठीक है। तो अब देखो क्या है, सबको Cl- के टर्म्स में लिख दें क्या? सबको Cl- के टर्म्स में लिख देते हैं। जैसे हमने R Na+ को लिखा है 0.5 टाइम्स Cl-, तो उसी तरह हम ऐसा ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0.7 R K+ इज इक्वल टू 0.5 Cl-। तो R K+ is 5/7 R Cl-। 5/7 कितना होता है? नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डाला ही था ना जब चैप्टर स्टार्ट किया। तो अब रेशियो ले लो, अब तो हो गया ना। 5/7 कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 0.7, हाँ 0.7। तो अब निकालो रेशियो, अब तो सब आ गया, सबको Cl- के टर्म्स में लिखो। R K+ + R Cl- हो जाएगा 1.2, और R Na+, एक सेकंड, ये 1.2 आया, और यहाँ पे आया ये क्या? 1.5। तो 1.2/1.5 कितना बना रेशियो? देखो डी आएगा, देख लो कितना आता है। 1. एग्जैक्टली देखो कितना आ रहा है, 1.7/1.5। हाँ चेक कर लो वैल्यू, देख लो कितना आ रहा है।
1.7 by 1.2, ठीक है, हाँ 1.7 अपॉन 1.5 आएगा, ठीक है, ये 0.7 है ना, तो ये 1.7 अपॉन 1.5 आएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी समझ में आया नहीं आया? तो ठीक है, अब इसको निकालते हैं, a KCl अपॉन a NaCl। तो देखो r k प्लस आया, 0.7 प्लस 1.0 Cl माइनस का रेडियस अपॉन 0.5 प्लस 1.0 Cl माइनस का रेशियो, तो 1.7 बाई 1.5। नेक्स्ट बताओ, ये लिख लिया था ना? अच्छा नहीं भी लिखा है तो टेंशन मत लो, तुम्हें मिल जाएगा ये। नेक्स्ट है 20। If an element atomic mass 50 crystallizes in FCC lattice with A दिया है, ये तो बड़ा आसान है यार, इसमें क्या दिक्कत है? जो डेंसिटी होगा ना, डेंसिटी एक्चुअल विल बी 0.75 डेंसिटी थियोरेटिकल। ये समझ में आया? क्योंकि 25% शॉर्ट की डिफेक्ट है। Is that clear everybody? Please say yes or no. Everybody please respond। 20 में ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है क्लियर? अरे 25% शॉर्ट की डिफेक्ट है तो एक्चुअली में क्या होगा? 75% ही होगा ना? अरे जवाब दो। तो अब डेंसिटी थ्योरेटिकल निकालो, ये लगा दो, Z इंटू M क्या होता है इसका? 50 बाई ए क्यूब एन करो, ये आ जाएगा तुम्हारा। जो भी ए क्यूब दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यूब 0.25 है, अरे हाँ, अरे 0.25 है, फाइन, तो ये आएगा 99.75। ठीक है, 99.75 हुआ, 0.25 है, हाँ सॉरी 0.25 है, ये 99.75 इंटू 4 इंटू 40 अपॉन ए क्यूब इंटू, ठीक है 0.25 है, तो ठीक है। ठीक है, डन एवरीवन? मतलब परसेंटेज में है तो ये आ जाएगा तुम्हारा वही, मतलब 0.9975 इंटू 4 इंटू 40 ऐसा। आगे बढ़ जाएं, कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट बताओ फिर। नेक्स्ट 20 के बाद 21 से 25, 21 से 25, 24 ओके, ठीक, 24 इधर ही लिखते हैं, स्पेस जगह है। A to B molecules crystallizes in hexagonal lattice as shown in figure. The lattice constants where A is equal to 5 and B is equal to 8. Density दिया है, then how many molecules are contained in the given unit cell? अच्छा एक बात बताओ, इस पहले तो ये बताओ कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? जैसे तुम्हारे पास कुछ इस तरह का क्रिस्टल बनाया हुआ है, तो देखो वॉल्यूम वही होता है, वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट। तो ये बेस एरिया है और ये तुम्हारा हाइट है बी, तो बेस एरिया इनटू हाइट है। अब हाइट तुम्हें दे रखा है, ए तुम्हें 5 एंगस्ट्रॉम दिया है और बी तुम्हें दिया है क्या? 8 एंगस्ट्रॉम। और ये जो एंगल है यहाँ पे, ये 120 डिग्री है, राइट? तो बेस एरिया निकाल लो, कैसे निकालोगे? देखो, मान लो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है इस तरह का कुछ, और ये वाला एंगल, लेट अस से दिस एंगल इज 120 डिग्री, दिस एंगल इज 120 डिग्री, और ये ए है और ये ए है, और ये एंगल 120 डिग्री है। तो इसका एरिया क्या होगा बताओ? ए बी सी का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ए बी सी क्या आएगा बताओ? What will be area of ABC? It will be 1/2 a square sin 120। या इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बना लो, दैट विल बिकम इजियर फॉर यू, आसानी से आ जाएगा, निकल जाएगा।
देखो कैसे, ये एक ऐसा ट्रायंगल बना, ये ए है, ये ए है, ये अल्टीट्यूड बना लो एक अल्टीट्यूड, दिस इज लेट से ए, नहीं नहीं ये वाला पॉइंट हमको ए रखना है, ये पॉइंट रखना है बी, और ये पॉइंट रखना है सी, इसको रख लो डी। तो ये 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 क्या आएगा, साइन 60 बताओ क्या आएगा, साइन 60 आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एडी अपॉन ए। नहीं यहां पर तो मामला फंस रहा है। एक्चुअली इसको भी कर सकते हो ना इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिवाइड करके। वैसे एक जनरल प्रॉपर्टी होता है क्या पता है, डायरेक्टली इक्विलैटरल ट्रायंगल में बांट दो, क्योंकि सी एक जनरल प्रॉपर्टी भी होता है कि यदि तुम्हारे पास एक बेस, बेसिकली तुम्हारे पास एक बेस है और एक ट्रायंगल है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 AB इंटू साइन थीटा। जैसे ये एक बेसिक फॉर्मूला ही होता है, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल जिसका ये ए है और ये बी है, तो इसका एरिया क्या होता है बताओ, इसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, यही होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। इज दैट क्लियर? तो अब देखो इसका अल्टीट्यूड, ये वाला एंगल यदि थीटा है, ठीक है, तो ये अल्टीट्यूड क्या होगा, ये वाला एंगल यदि थीटा है तो अल्टीट्यूड क्या होगा, अल्टीट्यूड हो जाएगा बी साइन थीटा। ये वाला एंगल पकड़ो, ये वाला अल्टीट्यूड क्या आएगा, बी साइन थीटा आएगा ना। तो डायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ये एक बेसिक फॉर्मूला ही है। अरे हाँ है ना, कुछ बोलो, एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। तो अब यदि हम इसको ऐसा ले ले, ये वाला एंगल हम 90, ये वाला एंगल जैसे हम डिफाइन कर रहे थे, ये यदि बेसिकली ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो ये 60 डिग्री का आएगा। तुम और भी बहुत सारे मेथड से कर सकते हो इसको, स्क्रॉल अप नहीं, मतलब बेसिकली तुम देखो तो बेस एरिया 1/2, तो ये जो बेस एरिया है ये 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा आएगा, 1/2 ए स्क्वायर इंटू साइन 60, और इंटू दो ट्रायंगल है तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर साइन 60। तुमने एसओटी पढ़ा है क्या, एसओटी पढ़ा है? एसओटी में तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही होता है, एसओटी में तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला ही होता है। एसओटी सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री में होता है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। मैथ्स में डायरेक्टली दो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, हाँ दो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो बन रहे हैं, वैसे कर सकते हो, बट मैं ये दो इक्विलैटरल ट्रायंगल से भी बन रहे हैं। तो बेसिक ये फॉर्मूला होता है कि 1/2 ए बी साइन थीटा है, यदि ए बी दो लेंथ है और मतलब साइड्स के और बीच का एंगल थीटा है, तो इसका एरिया होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला याद रखो तो ज्यादा आसान रहेगा, ऐसे तुम पढ़ोगे ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर साइन थीटा, दो ट्रायंगल है तो डायरेक्टली आ जाएगा क्या, फिगर इज नॉट एचसीपी, मैंने कब बोला एचसीपी है, बट वो एक एंगल दिया है ना 120 डिग्री। अरे यार ये फिगर एचसीपी नहीं है भाई, मैंने तो निकाला है फॉर्मूला से बता रहा हूं मैं, तुम इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है तो उससे कर लो। तो अब बेस एरिया जो है, बेस एरिया इज ए स्क्वायर साइन 60 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। जैसे करना है करो, बेस एरिया में मुझे कोई लिमिटेशंस नहीं है, तुम इक्विलैटरल ट्रायंगल बना के कर लो, जैसे भी कर लो। बेस एरिया आ गया ए स्क्वायर साइन 60 डिग्री, तो अब इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन 60 डिग्री इंटू बी, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम। अब मास निकालना है, मास ऑफ यूनिट सेल, बिकॉज हमें देखो नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
तो मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे बताओ? मास ऑफ यूनिट सेल आएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें दिया है, हाँ दिया है 5, और वॉल्यूम आ गया a स्क्वायर साइन 60 इंटू बी। तो अब देखते हैं क्या आता है, 5 इंटू 25, ठीक है, और b कितना दिया है 8। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? और साइन 60 क्या आएगा बताओ? 1/2। तो अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है मास? तुम देखो इससे मास आ जाएगा, मास आ गया तो इसमें मोलर मास कुछ दिया है, हाँ मोलर मास दिया है, ठीक है। तो मास ऑफ यूनिट सेल आ गया और तुम्हें मोलर मास दिया है। मोलर मास कितना दिया है? मोलर मास दिया है 259.8। ओके ओके, सॉरी सॉरी, दिस इज √3/2, करेक्ट, 259.8 ग्राम। तो अब आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कैसे निकालने हैं? नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे एवरीबॉडी? नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे? गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, और एक और चीज यहां ध्यान देना है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा ना तुम्हें, यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा ये तुम्हें आएगा एक मॉलिक्यूल का, और ये आएगा जैसे कि 10⁻⁻24 सेंटीमीटर आएगा, और तुम्हें एक मोल के लिए निकालना है तो 6 × 10⁻23 भी तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तुम्हारा फाइनली ग्राम में आएगा, और ये ग्राम में है, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा गिवन मास W अपॉन मोलर मास M। तो देखो कितना आता है, चेक करो। ये समझ में आया नहीं आया? साइन 60 √3/2 है, ठीक है। एवरीबॉडी यहां तक कोई दिक्कत है? अरे देखो मैं समझा देता हूं, ये मास ऑफ यूनिट सेल क्या आया 5 × 25 × 8 × 3 √3/2, और ये सेंटीमीटर में लाना, सेंटीमीटर क्यूब, जैसे ये मीटर में था, मतलब पिकोमीटर में, पिकोमीटर नहीं एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम से हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है, और उसके बाद हमने इसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मोलर मास मिल गया। इज दैट क्लियर? तो अब मोलर मास यहाँ पे दिया है, गिवन मास पता है हमें, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ जो भी यूनिट्स हैं W/M। अरे समझ में आया नहीं आया? नहीं आया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही दिया था, तो ये ग्राम में आ जाएगा, और ये भी ग्राम में है। नहीं समझे राघव? ओके, तो क्या दिक्कत है? देखो बेस एरिया a² साइन 60 है, इसमें कोई डाउट है? बेस एरिया a² साइन 60 है, इज दैट क्लियर? अब वॉल्यूम a² साइन 60 इंटू बी आया, मास ऑफ यूनिट सेल आया, मास ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी 5 दिया है, और ये आ गया वॉल्यूम। अब ये एंगस्ट्रॉम से हमने मल्टीप्लाई किया 10⁻⁻24, क्यों समझ में आया? क्योंकि ये 10 यहाँ पर -10 को तुम कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो 10⁻⁸ आएगा, तो अब फिर ये मोलर मास में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो अवोगाड्रो नंबर लेना होगा 6.023 × 10⁻², तो ये आ जाएगा। देखो आप कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, ये वैल्यू देखो कितना आ रहा है एवरीबॉडी, क्या आ रहा है? n कितना है बताओ, सॉल्व करके बताओ एवरीबॉडी, प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो n अप्रोक्सीमेटली 1.99 तो 2 है। फाइन फाइन फाइन, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट 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 26। अरे ये तो बड़ा इजी है, तो क्लास में कराया है कितना, इस तरह के क्वेश्चन तो क्लास में कराए हैं ना काफी सारे।
अपोजिट फेस सेंटर से रिमूव किया। अच्छा 25 भी डाउट है। HCP अरेंजमेंट ऑफ R1 पैरेलल प्लेन्स का डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स? बताओ 25 में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स? हमने क्या सीखा हुआ है? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स D क्या होता है? A/2 होता है FCC में, सॉरी HCP में। हाइट ऑफ यूनिट सेल यदि h है तो h/2 होता है ना। दिस इज 2r रूट अंडर 2/3। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स दिया है तो तुमको यहां से r निकल जाएगा। ये 3.35 एंगस्ट्रॉम दिया है तो यहां से तुम r निकालोगे, r निकल जाएगा इससे। ठीक है ना, फिर तुम्हें क्या करना है? डेंसिटी निकालना है। तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं बताओ? डेंसिटी कैसे निकालेंगे? डेंसिटी हमें पता है, हमें निकालना पड़ेगा ऐसे, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी के लिए मास कैसे निकालोगे? मास 6 कार्बन एटम Z6 होता है तो 6 × 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फिर तुम्हें वॉल्यूम चाहिए इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो वॉल्यूम यूनिट सेल का कैसे निकालते थे बताओ? वॉल्यूम तुम्हें याद होगा, ये होता है 24√2r³। ये याद है वॉल्यूम का? अरे हमने निकाला था ना वॉल्यूम यूनिट सेल का 24√2r³। कैसे आया? 6 × √3/4 a² इंटू हाइट 4r रूट अंडर 2/3। अब a को 2r पुट कर दो, a इज इक्वल टू 2r पुट कर दो, a इज इक्वल टू 2r पुट करोगे तो आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर a इज इक्वल टू 2r पुट कर दो, 6 × √3/4 इंटू 2r² इंटू 4r रूट 2/3। ठीक है, ये आ जाता है 24√2r³। तो अब तुम इससे कैसे निकाल सकते हो? अब तुम डेंसिटी निकालो, कैसे निकलेगा? Z तुम्हारा मतलब ये मास हो गया और वॉल्यूम आ गया 24√2r³ इंटू Na। सो दिस विल गिव यू डेंसिटी। ठीक है, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट बताइए फिर। नेक्स्ट 26, स्क्रॉल डाउन। 26 अपोजिट फेसेस। अपोजिट फेस को कौन कनेक्ट करता है? व्हाट इज द लाइन विच कनेक्ट्स अपोजिट फेसेस? बताओ क्या है ये? दिस इज C4 एक्सिस। दिस इज C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अब C4 एक्सिस, हाँ ऑब्वियसली दिस इज FCC राइट। तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें? यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से एक Cl माइनस निकलेगा, यहाँ से एक Cl माइनस निकलेगा और बीच से एक Na प्लस निकलेगा। तो क्या क्या निकल गया और क्या क्या बचा बताओ? 3 बचेगा ना, एक एक निकल जाएगा। यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2 और ये कंप्लीटली निकल जाएगा। नेक्स्ट बताओ 28। ठीक है, select the right expression for determining packing fraction of NaCl unit cell assuming ideal if ions along the edge diagonal are absent. Wait, डिस्कशन में देखो, अब ये एज डायगोनल क्या होता है बताओ? एवरीबॉडी, व्हाट इज एज डायगोनल? एवरीबॉडी, व्हाट इज एज डायगोनल? दिस इज एज डायगोनल, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एज डायगोनल क्या होता है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है ना। अरे जो एज को कनेक्ट करे वही है ना एज डायगोनल। तो एज डायगोनल इज C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लिखा है आयंस अलोंग एज डायगोनल आर एब्सेंट। तो यहां से क्या क्या निकल जाएगा बताओ तो? क्या क्या निकल गया? एवरीबॉडी टेल मी। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक Na प्लस होता है, यहाँ भी एक Na प्लस होता है और यहाँ पे भी एक Na प्लस होता है। तो Na प्लस कितना निकला बताओ?
यहाँ से 1/4, यहाँ से 1 और यहाँ से 1/4. इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना कुछ बोलो. ठीक है, तो Na प्लस रिमूव्ड कितना हुआ? ये हो गया 1.5. तो Na प्लस लेफ्ट कितना है? 2.5. Cl माइनस लेफ्ट कितना है? Cl माइनस तो एक भी नहीं निकला, वो 4 है. तो अब पूछा जा रहा है पैकिंग फ्रैक्शन. तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन हो जाता है वॉल्यूम ऑफ जो भी खाली जगह ऑक्यूपाइड है. तो ये आ जाएगा 4/3. देखो एक सेकंड है ना, ये आ जाएगा क्या तुम्हें 4/3 इंटू 5/2 पाई आर प्लस क्यूब प्लस 4/3 पाई इंटू 4 आर माइनस क्यूब अपॉन ए क्यूब, राइट? अपॉन ए क्यूब. तो अब ए क्यूब को आर सी प्लस आर ए के टर्म्स में तो लिखा नहीं है, सबको आर माइनस के टर्म्स में ही लिखा है. तो देखो क्या है यहाँ पे, ये आया 4/3 पाई 5/2 आर प्लस क्यूब प्लस 4 आर माइनस क्यूब. डन? कोई दिक्कत है? नाउ तुम्हें पता है कि एफसीसी में ए क्या होता है? इट इज 2√2 आर माइनस. लैटिस साइड पे तो अनायन ही होता है ना. तो अब ए क्या आएगा बताओ? ए इज 2√2 आर, राइट? तो ये आया 2√2 आर माइनस का होल क्यूब. यहां तक किसी को डाउट है? एवरीबॉडी क्लियर नॉट? अरे हाँ या ना कुछ बोलो. तो अब देखो क्या आता है, 4/3 पाई 5/2 आर प्लस क्यूब प्लस 4 आर माइनस क्यूब अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया. तो ये आया 16√2. ठीक है, ये आ जाएगा बी. एवरीबॉडी डन? नेक्स्ट बताओ 28 के बाद. 28 के बाद ओके 29 30 29 30 31 32 किसी को डाउट है? ठीक है 31 31 31. In the rock salt AB, if C is introduced in tetrahedral void such that no distortion occurs. ठीक है, तो टेट्राहेड रॉक सॉल्ट में AB है और C कितना आया? सारे टेट्राहेड्रल वर्ड आ गया. तो A 4 होता है, B 4 होता है और टेट्राहेड्रल साइड होता है 8. तो क्या हो जाएगा? A4 B4 C8 यानी AB C2. ठीक है, कोई डाउट है? 32 में साइड लेंथ मतलब 32 लेंथ ऑफ साइड ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल. अच्छा बताओ व्हाट इज लेंथ ऑफ साइड? साइड का लेंथ का मतलब क्या है? व्हाट इज साइड? एवरीबॉडी बताइए. 32 में साइड लेंथ क्या हुआ? क्या वो हाइट है या फिर ए है? ये बताओ. ऑब्वियसली ए ही होगा ना. जैसे ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है, ये तुम्हारा हेक्सागोनल यूनिट सेल है, तो हमने एज लेंथ क्या डिफाइन किया था बताओ? हमने एज लेंथ ए डिफाइन किया था. ठीक है, तो और ये वाला हाइट डिफाइन किया था h. डायग्राम थोड़ा बेकार बनाया बट आई कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, डायग्राम ठीक से कर लो. यही होता है ना. देखो ये होता है हाइट और ये होता है एज लेंथ. तो तुम्हें a दिया है, ठीक है, a होता है 2r. तो ये दिया है तुम्हें 100/√2 इज इक्वल टू 2r. तो r आ जाएगा तुम्हारा क्या? 50/√2 पिकोमीटर. और वॉल्यूम हमने निकाला था क्या है?
24 √2 r क्यूब। तो निकाल लो वॉल्यूम, आर दिया ही है पिकोमीटर क्यूब में। एवरीबॉडी डन? और कुछ डाउट है? एक क्वेश्चन करो। इन एफसीसी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, A is equal to 100 picometer. Find out the diameter of the largest atom which can be accommodated in the interstitial site without causing any distortion. In picometer. इसका आंसर बताओ सब लोग। क्वेश्चन तो लिखा है ना मैंने, क्वेश्चन लिखा है इन एफसीसी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स A is equal to 100 पिकोमीटर। नहीं कथन उतना नहीं आएगा। नहीं, यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट बोलो या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस बोलो, जो भी। क्या आया एग्जैक्टली? कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मुझे बता दो। 732? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। 100 एज लेंथ है, 100 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। नहीं, किसने सही नहीं दिया आंसर। नहीं। हाँ, गुड अनिमेश, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड अनिमेश। नहीं, लेकिन अनिमेश तुमने डायमीटर नहीं निकाला है। आंसर दीपांशु का सही है, वेदांत का सही है। तुमने रेडियस निकाला है। हाँ, वेदांत सही है, दीपांशु सही है। गुड। सौरभ सही। गलत। एक्चुअली इस टाइप का क्वेश्चन था नहीं, इसलिए मैंने दे दिया तुम लोगों को करने के लिए। जो लोग मैक्सिमम पता कर चुके हैं ना, वो मिनिमम बताइए तो मिनिमम क्या होगा। जो लोग का मैक्सिमम का सही आंसर आया है वो मिनिमम निकालिए। फाइंड आउट डायमीटर ऑफ द एटम, और यहाँ पे लार्जेस्ट है ना, फिर स्मॉलेस्ट का भी निकालो। नहीं, गलत है। जिन्होंने लार्जेस्ट सही निकाला है वो स्मॉलेस्ट का भी निकालेंगे। तन्मय सही आंसर। जिन्होंने लार्जेस्ट का सही निकाल लिया है, नहीं उमंग गलत, वो स्मॉलेस्ट भी निकालेंगे। अभी एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा।
लार्जेस्ट जिन्होंने सही निकाला है, नहीं नहीं गलत है आंसर, 29 पॉइंट समथिंग आएगा लार्जेस्ट का आंसर, 29 पॉइंट समथिंग पिकोमीटर। लार्जेस्ट इज 29 पॉइंट समथिंग पिकोमीटर। अब आपको स्मॉलेस्ट का भी निकालना है डायमीटर। लार्जेस्ट इज 29 पॉइंट समथिंग, स्मॉलेस्ट भी निकालिए। स्मॉलेस्ट बिना डिस्टॉर्शन के एटम है, स्फेरिकल चीज है, वो स्मॉलेस्ट 0 नहीं होगा। अब वो 3D निकालना है, कंसीडर 3D, एटम तो 3 डायमेंशनल होगा ना, कुछ भी नहीं हो सकता। अरे 3 डायमेंशनल है अरे देखो बेसिकली मैं तुम्हें ये समझाऊं तो तुम्हें ना टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखनी है और कुछ नहीं। चलो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, देखो एक्चुअली में क्या है, आई शुड टेल यू, यहां पे लार्जेस्ट जो एटम होगा जो फिट होगा वो लार्जेस्ट होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला साइट। ठीक है, लार्जेस्ट जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला साइट होगा, और स्मॉलेस्ट जो है वो होगा टेट्राहेड्रल वॉइड वाला साइट, क्योंकि दो ही जगह पे होते हैं जो बिना डिस्टॉर्शन के भरे जा सकते हैं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये दो ही जगह होते हैं जो बिना डिस्टॉर्शन के भरे जा सकते हैं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? से यस और नो? अरे हाँ या ना बोलो। एफसीसी अरेंजमेंट में जो मैक्सिमम खाली जगह बिना डिस्टॉर्शन के भरी जा सकती है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और जो स्मॉलेस्ट भरी जा सकती है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब जब तुम्हें ए दे रखा है 100 पिकोमीटर, तो तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है डायमीटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो हाँ ये लगभग 15-16 के आसपास आएगा ये वाला स्मॉलेस्ट। तो अब देखो a इज इक्वल टू 2√2r होता है, तो r आएगा क्या 100/2√2 यानी 50/√2 पिकोमीटर। अब r वॉइड अपॉन r स्फीयर जो है, r वॉइड अपॉन r स्फीयर क्या होता है टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए बताओ? 0.414। तो r वॉइड क्या आएगा 0.414 मल्टीप्लाइड बाई 50/√2। तो ये देखो कितना आता है 14.7 ऐसे ही कुछ आएगा। देखो कितना आ रहा है 14.7, देख लेते हैं कितना आता है। हाँ 14.7 आता है पिकोमीटर। तो अब इसका डायमीटर क्या होगा? डायमीटर क्या होगा वॉइड का? 2 इंटू 14.7, यह आएगा अप्रोक्सीमेटली 29.4 पिकोमीटर। तो ये तो मैक्सिमम आया ना, मैक्सिमम 29.4 पिकोमीटर आया। इसमें किसी को डाउट है? तो अब मिनिमम निकाल सकते हो सब लोग। मिनिमम में भी वही करना है, a इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर है और r तुम्हें पता ही है 50/√2 पिकोमीटर है। तो r वॉइड अपॉन r स्फीयर क्या होता है यहाँ 0.212 सॉरी 225 होता है। तो r वॉइड क्या आएगा 0.225 इंटू 50/√2। बिना रेडियस रेशियो के डेराइव करो फिर, और क्या, बिना रेडियस रेशियो के फिर से डेराइव करो। रेडियस रेशियो वाले रिलेशन ही चाहिए ना तुम्हें, साइड तो वही है तो फिर से डेराइव करना पड़ेगा। या फिर तुम ऐसे भी ले सकते हो √3a - 2r, वैसे भी कर सकते हो,
ठीक है, तो ये कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? एवरीबडी, इज दैट क्लियर? तो ये आ जाएगा कितना, 8 के आसपास आ रहा है ना ये एग्जैक्टली देखो, एक 8 पिकोमीटर आ रहा होगा, तो डायमीटर आ जाएगा लगभग 16 पिकोमीटर। अच्छा, तुम ये कैसे निकाल सकते हो? बिना इसके भी निकाल सकते हो वैसे, तुम लार्जेस्ट वाला तो निकाल ही सकते हो। √3a माइनस 2r से आ जाएगा, √3a माइनस 2r से आ जाएगा। लार्जेस्ट आएगा √3a माइनस 2r, उससे आ जाएगा। नहीं आ रहा है? एक्सप्लेन अगेन। प्रथमेश, क्या समझ में नहीं आई बात? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन में ही आ रहा है, क्या दिक्कत है बताओ प्रथमेश? a माइनस 2r से नहीं आएगा, इट विल बी √3a माइनस 2r। dr से आगे, dr कहां पे लिखा है मैंने? अरे क्या डाउट है? अच्छा, इससे आ रहा है ना? रेशियो के बाद बताएं। अच्छा, रेडियस रेशियो देखो, ये 0.414 है, तो ये r स्फीयर 50/√2 है, तो ये इतना आ जाएगा। और डायमीटर वॉइड देखो क्या है, 2 टाइम्स होगा ना। समझ में आया या नहीं आया? Say yes or no? Everybody, is that clear? अरे हाँ या ना कुछ बताओ। तुम चाहो तो वैसे √3a माइनस 2r से 102 आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। देखो, यदि हम बॉडी डायगोनल की बात करें तो ये लेंथ होता है √3a, और ये यहाँ पे होगा r, और यहाँ पे FCC में ये हो जाएगा r, तो डायमीटर तो यही हो गया ना। तो डायमीटर क्या आया? d वॉइड वैसे भी आना चाहिए √3a माइनस 2r। तो अब देखो a क्या होता है, 2√2r। तो अब देखो क्या होगा, 2r, 2r यहां देखो क्या है, √6 माइनस 1। क्या बोल रहे हो? बीच में टीवी भी बन जाएगा। हाँ, बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड भी बनेगा। ठीक है, फिर हमें तो पूरा ये जो निकला है वो तो उसका भी आ जाएगा। तो एक मिनट रुक जाओ, हाँ टीवी भी बनेगा। तो भी ये डी वॉइड, हाँ इसमें लंबा जा रहा है, ठीक है ठीक है, इसमें लंबा जा रहा है। तो ये एक्चुअली जो डी वर्ड है, ठीक है, तो ये जो डी वर्ड है ये तुम्हारा आ जाएगा, ये जो डी वर्ड ये आ जाएगा डी टेट्राहेड्रल प्लस डी ऑक्टाहेड्रल आएगा, और क्या। ठीक है, इसके लंबा जा रहा है, इससे नहीं हो रहा है। ठीक है ठीक है, वही मेथड यूज करो, क्योंकि यहाँ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल दोनों आ जाएंगे ना। यहां से इससे तो नहीं आएगा, बॉडी डायगोनल पे नहीं आएगा। a माइनस 2r देख लेते हैं। अब हम इस पे बात करें, इस पे मतलब एज लेंथ वाली साइड पे, तो ये a है और ये r है, तो a माइनस 2r, ये देखो a माइनस 2r से आ जाना चाहिए, यहां पर तो ऑक्टाहेड्रल ही मिलेगा, तो ये आ जाएगा DO, इससे आ जाना चाहिए। a देखो 100 है और 2r कितना है, r हमारा कितना है 50/√2, तो ये आ रहा है 50√2, इससे आ रहा है, देखो इससे आ जाएगा। हाँ सर, इससे आ रहा है, इससे आ रहा है सर। तो इससे आ जाएगा। फिर दूसरा तरीका ये, और ये आ गया तो टेट्राहेड्रल बिना रेडियस रेशियो के, जब यहाँ DO प्लस DV है, DV आ गया
डी वॉइड में डी टी प्लस डी ओ है, ये टेट्राहेड्रल प्लस ऑक्टाहेड्रल, तो यहाँ डी ओ है, यहाँ डी टी निकाल लेना फिर। बट ये बहुत लंबा मेथड हो गया, सीधा है ऊपर वाला मेथड यूज करो तो डायरेक्टली तुम्हें रेडियस रेशियो पता ही है। अच्छा है ना ऊपर वाला मेथड, तुम्हें डायरेक्टली रेडियस रेशियो पता है, उससे कर लो। यहाँ पे जो खाली जगह है ये समझ में आया, ये वाला मेथड पुराना, ऊपर वाला मेथड ज्यादा अच्छा है, तुम्हें रेडियस रेशियो आता ही है तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस। यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल साइड भी आएगा और एक टेट्राहेड्रल भी आ जाएगा, ठीक है सर। हाँ सर टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए हम √3/2a - 2r भी कर सकते हैं ना? √3/2a - 2r कहाँ पे तुम मतलब, टेट्रा नहीं मतलब एक कॉर्नर और एक अगर सेंटर में अगर हमने पकड़ लिया तो? एक कॉर्नर और एक सेंटर, नहीं वहां पे फेस पे तो होता ही नहीं है ना, वो तो बॉडी डायगोनल पे लाई करता है। अच्छा, तो उसको पकड़ नहीं सकते कि सेंटर में हम कोई आइटम? बॉडी डायगोनल पे ही पकड़ना पड़ेगा तुम्हें। देखो यहाँ पे जो हमने इमेजिन किया है, ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह, अच्छा साउंड आ रहा है सबको? एवरीबॉडी साउंड आ रहा है नहीं आ रहा? देखो यहाँ पे जो खाली जगह है, ये वाला खाली जगह, यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल साइट होगा और ये टेट्राहेड्रल का आधा आएगा और टेट्राहेड्रल का आधा आएगा, ये नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो ये जो बॉडी डायगोनल है, ये जो बॉडी डायगोनल है, यहाँ पे मान लो ये रेडियस एटम का है, ये यहाँ पे रेडियस एटम का है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑक्टाहेड्रल साइट होगा, तो ऑक्टाहेड्रल तो पूरा होगा, फिर यहाँ एक टेट्राहेड्रल साइट भी होगा ना, तो टेट्राहेड्रल साइट तो इधर भी, जैसे देखो यहाँ पे एक टी होता है राइट, यहाँ पे एक टी होता है और यहाँ पे भी एक टी होता है, हाँ तो ये टेट्राहेड्रल एक कंप्लीटली लाई करता है और एक टेट्राहेड्रल कंप्लीटली लाई करता है, तो ये आ जाएगा 2dt, 2 बार डायमीटर आया, दिखा? अभी भी नहीं दिखा? इज दैट क्लियर? हाँ सर। तो अब देखो यहाँ पर ये dt आया, यहाँ पे do आया, फिर यहाँ पे dt आया, तो अब 2dt प्लस do इज √3a - 2r। अभी भी क्लियर नहीं है? अब do निकल गया तो dt निकालना, बट ये बहुत लंबा मेथड है, वही यूज करो ना। इज दैट क्लियर? इतना लंबा मेथड यूज करना चाहते हो? हाँ, पुराना मेथड कितना अच्छा है, उसमें डायरेक्टली रेडियस रेशियो यूज करते हैं। पुराना मेथड यूज करो, बहुत लंबा है मेथड ये। ठीक है सर। मेथड 2 फिर से एक्सप्लेन करें? अरे मेथड 2 मैं तो बोल रहा हूँ यूज मत ही करो, गलती सर भी होने के मतलब कारण। क्या डाउट है बोलो? हेलो, अनम्यूट किया हुआ है, बोलो जिसको जो बोलना है। अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। ओके, मेथड 1 रिपीट करूं मैं? मेथड 1 तुम्हें समझ में नहीं आया? वो तो आसान था। मेथड 1 तो बड़ा आसान है, लार्जेस्ट ऑक्टाहेड्रल साइट होगा और स्मॉलेस्ट टेट्राहेड्रल साइट होगा। तो a 100 दिया है, a होता है 2√2r, तो r आएगा 100/2√2, तो r आ गया। r वाइड बाई r स्फीयर होता है 0.414, तो इससे r वाइड निकल गया, फिर d वाइड निकल गया, और इसमें वैसे ही 2.225 है, तो ये तो बड़ा आसान है, ये तो फॉर्मूलाज बेस्ड अप्रोच है जो हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर देखो एज साइड पे क्या होता है, एज साइड के एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, तो a - 2r जो है दैट इज डायमीटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड, बिकॉज यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल साइड होगा, तो डायमीटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइड a - 2r करके हमने निकाल दिया। इज दैट क्लियर? यार मेथड 2 शिवम समझ में आया कि ऑक्टाहेड्रल कैसे निकाला? अरे यार हाँ या ना बोलो। अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर पे, तो देखो बॉडी सेंटर पे क्या क्या आता है, रेडियस होता है यहाँ पे टेट्राहेड्रल साइड, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल साइड, ठीक है, फिर यहाँ टेट्राहेड्रल साइड, राइट? तो अब जो √3a - 2r जो ये वाला जो खाली जगह है, ये खाली जगह पे क्या आते हैं,
दो कंप्लीट टेट्राहेड्रल वॉइड आते हैं और एक कंप्लीट ऑक्टाहेड्रल वॉइड आता है, तो 2 टाइम्स डायमीटर ऑफ टेट्राहेड्रल प्लस DO इज √3 - 2R। यहाँ पे तुम्हारा DO आ गया ऑक्टाहेड्रल, तो इससे DT निकाल लो। ठीक है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ऊपर वाला मेथड यूज कीजिए, दैट इज इजी टू यूज एंड उससे आसानी से आंसर आएगा। इसमें जाने की जरूरत नहीं है, वो तो फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच है, ज्यादा इजी है वो। ऊपर वाला मेथड यूज कीजिए, फॉर्मूला बेस्ड है, वही सही है। फॉर मोर गुड क्वेश्चंस यू कैन पहले तो यू कैन कंप्लीट दिस बुक, आई हैव आल्सो गिवन अ वर्कशीट। अच्छा, यदि और सॉल्व करना है तो आपको एक वर्कशीट ग्रुप में डाल दिया है, वो कर सकते हो। तुम बाकी के क्वेश्चंस कर सकते हो यूनिवर्सिटी के। फिर मैंने भी एक और बुक के लिए भी एक बुक दी है ना, नीरज कुमार करके एक बुक आती है, वो सॉल्व कर सकते हो। फाइन, सो दिस वाज सॉलिड स्टेट। अच्छा, क्या नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कशन रखना है इसका, लेवल 3 लेवल 4? बिकॉज इससे टाइम बहुत जाता है, लगभग सारे क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं। ये जो तुम्हारा लेवल 3 और लेवल 4 है वो भी डिस्कस करना है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कर लेंगे फिर आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा देखो, एक्चुअली क्या है, ठीक है, हाफ आवर डिस्कशन कर लेंगे। ब्रैग्स रूल क्या है? देखो, ब्रैग्स रूल हमारे सिलेबस में नहीं है। ब्रैग्स इक्वेशन इज नॉट इन आवर सिलेबस। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो ब्रैग्स इक्वेशन। जैसे मान लो ये एक एटम है, ये लेयर है, रंजीत सही मत करो। दीज आर इनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल लाइंस या फिर इंटरस्टिशियल एक्सेस। दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल एक्सेस। और इनके बीच का यदि डिस्टेंस d है तो ये ब्रैग्स इक्वेशन क्या करता है, d निकालता है। डिस्टेंस बिटवीन इंटरस्टिशियल एक्सेस, डिस्टेंस बिटवीन इंटरस्टिशियल एक्सेस। देखो, वैसे ये सिलेबस में नहीं है, तो अब होगा क्या, तुम ऑप्टिक्स पढ़ रहे होगे, यहां से लाइट आया, यहां से लाइट गया, ये डिस्टेंस d है, ठीक है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है फेज डिफरेंस का। ऑप्टिक्स पढ़ लिया है ना। ये वाला एंगल यदि थीटा है, ये वाला एंगल यदि थीटा है, तो ये A B C D, तो एक कॉन्सेप्ट होता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या आया, पाथ डिफरेंस आया AC प्लस CD। तो यहां यदि ये डिस्टेंस d है और ये वाला एंगल थीटा है, तो इस एंगल से ये मुड़ रहा है, हमें ये बात पता है, नॉर्मल के अगेंस्ट में देखते हैं। तो यदि ये डिस्टेंस d है तो AC क्या है, ये आ जाएगा d साइन थीटा, और ये क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा d साइन थीटा। तो ये आया 2d साइन थीटा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, 2d साइन थीटा, यानी पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा। ये पता है ना, पाथ डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेम्डा। तो ये आ जाता है, यदि ये वापस पाथ बिना पाथ डिफरेंस के आ रहा है, तो 2d sin थीटा शुड बी इक्वल टू n लेम्डा। लेम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो ये होता है ब्रैग्स इक्वेशन। ये वैसे ये सिलेबस में नहीं है। अरे देखो, सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो ये एक वेव है, ठीक है, तो ये इसका पाथ, ये मान लो लेम्डा है और ये मान लो लेम्डा है। तो अब एक पॉइंट पे बहुत सारी वेव्स आ रही हैं, एक पॉइंट पे बहुत सारी वेव्स आ रही हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, सबका क्रेस्ट यहाँ पे मिलेगा, राइट। अरे यार, तुम लोग पूछते ही हो, ये सब तो बताना पड़ जाता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये वाला पॉइंट हर जगह पहुंचना चाहिए ना। तो अब मान लो ये इस पॉइंट पे ऐसा एक वेव पहुंचा और दूसरा वेव ऐसे पहुंच गया, मतलब कुछ इस तरह से देखो, तो ये एक वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव। तो अब इसका एक वेव और ये आधा वेव पहुंचा और ये कंप्लीट वेव पहुंचा, तो इनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना, यहाँ डिस्ट्रक्शन होगा, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या होना चाहिए, क्रेस्ट क्रेस्ट मिलना चाहिए
और ट्रफ ट्रफ मिलना चाहिए, राइट? तो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्डा होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये पाथ डिफरेंस 2d sin theta should be n lambda. This is Bragg's equation which is used to find out distance between two interstitial axes. Okay, ठीक है, दिस इज कॉल्ड Bragg's equation। कोई डाउट है इसमें? ये याद करने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट इन सिलेबस, तुमने पूछा इसलिए मैंने बता दिया। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक यही है कॉन्सेप्ट। हाँ पूछ सकते हो, खत्म ही कर दिया आज का क्लास। आज का होमवर्क वही है, बाकी लेवल 3 लेवल 4 जो भी आपका सॉलिड स्टेट का नमस्ती का है वो कर ले। लेवल 3 एंड लेवल 4 जो भी बचा एक्सरसाइज, लेवल 3 लेवल 4 ये सब ठीक है, पूछ सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बड़ा टॉपिक है। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ रिलेटिवली बिग टॉपिक एंड अ डिफिकल्ट वन एज वेल। ये इतना जल्दी खत्म होगा नहीं, मॉड्यूल कर सकते हो, अभी तो यही डिस्कस कर रहे हैं ना नमस्ती, मॉड्यूल नहीं कर पाएंगे, सारा कैसे डिस्कस कर लेंगे सर सब कुछ। सॉलिड स्टेट खत्म हो गया, अभी आज चालू करने वाले थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप ले लें। अरे अभी जो लेवल 3 का डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास में करना है सबको, क्योंकि डिस्कशन में काफी टाइम लगता है। एवरीबॉडी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स छोटा टॉपिक तो नहीं है, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफी डिफिकल्ट टॉपिक है और उसको कवर कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। So see our next topic is coordination compounds. Coordination compounds में can you see this? बस इंट्रोडक्शन ही है, फाइन। तो see talking about coordination compounds, तो coordination compounds कहाँ होते हैं? यदि हम अपने आसपास चीजों का विश्लेषण करें, फिर लुक अराउंड थिंग्स, तो ज्यादातर जो कलर होते हैं, जैसे पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, जैसे कॉमन पिगमेंट जिसको हम जानते हैं दैट इज क्लोरोफिल विच इज फाउंड इन प्लांट्स, ठीक है। और दूसरा हम पिगमेंट की बात करें तो हीमोग्लोबिन विच इज देयर, अरे अभी नहीं बजा है, 130 नहीं हुआ है। दूसरा पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच इज इन द ब्लड सेल्स, तो वो रेड कलर का पिगमेंट है। इनफैक्ट बहुत सारे और भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे जो स्किन कलर जनरेट करता है, उस तरह के जो पिगमेंट्स हैं, तो जो भी कलर्स जनरेट होते हैं वो सारे के सारे कलर्स किसी न किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वजह से जनरेट होते हैं, और जो भी पिगमेंट होते हैं वो किसी न किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही पिगमेंट होता है। जैसे हम बात करें क्लोरोफिल, हम बात करें हेमोग्लोबिन, हम और भी बात कर सकते हैं चीजों के बारे में, जैसे मेलानिन होता है। तो ये सारे जो पिगमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो भी हम फ्लोरा और फौना में कलर्स देखते हैं, केराटिन, हाँ, they are all generated because of coordination compounds। और coordination compounds जो है, जैसे तुम जानते हो दवाइयों में भी होता है बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो coordination compounds ज्यादातर पिगमेंट्स के फॉर्म में होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। जैसे ये क्लोरोफिल जो है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। हेमोग्लोबिन क्या है? इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन, ठीक है। आर्टिफिशियल कलर्स आर डिफरेंट, आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट कुछ और होता है। हम बात कर रहे हैं पिगमेंट्स की, जो नॉर्मली नेचुरली अकरिंग होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, नेचुरल पिगमेंट्स की, करेक्ट। तो अब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कुछ तो ऐसे होते हैं कि एक ही एलिमेंट सारे के सारे कलर्स के अलग अलग पिगमेंट बनाता है अलग अलग कंपाउंड्स में, ठीक है। तो नेचुरली जो भी कलर होता है ऑल ऑफ देम आर जनरेटेड थ्रू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो बेसिक तो यही है। सॉल्ट से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे कि एक होता है सिंपल सॉल्ट, एक होता है डबल सॉल्ट, और एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो जो कॉम्प्लेक्स होता है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। और ये हमारे तरफ चारों तरफ है इन द फॉर्म ऑफ पिगमेंट्स। चलो फिर आगे तो हम नहीं बढ़ पाएंगे, आज के लिए इतना ही, टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास में क्या करना है ये बताओ।
क्या डिस्कस करना है नमस्ते के बाकी क्वेश्चंस? Because that will take a lot of time. ठीक है, वो बाकी खुद कर लेना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कोऑर्डिनेशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से हम लोग कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे। लेवल 3 लेवल 4 सारे क्वेश्चन खुद से कीजिए। चलो ठीक है, फिर विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए आपका होमवर्क वही रहेगा, बाकी के जो एक्सरसाइजेज हैं वो। ठीक है, गुड बाय। किसी को डाउट है आज की क्लास में? ठीक है, गुड बाय।